हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है विदास इंस्टीट्यूट में। मेरा नाम है प्रियांशु तिवारी और आज की बाल मनोविज्ञान वाली जो क्लास है उसमें हम सेकेंड चैप्टर बाल मनोविज्ञान की विधियाँ, ये जो टॉपिक है ये हम कवर करने वाले हैं। यदि बात करें हॉस्टल वार्डन एग्ज़ाम, सहायक शिक्षक भर्ती और शिक्षक भर्ती, तीनों में ही बाल मनोविज्ञान जो सब्जेक्ट है वो डाला गया है। तीनों यदि एग्ज़ाम की हम बात करें तो तीनों एग्ज़ाम में चीज़ें थोड़ी थोड़ी अलग हैं, ठीक है, और कुछ पोर्शन जो हैं वो कॉमन है। तो जो पहला चैप्टर है बाल मनोविज्ञान का इंट्रोडक्शन है ना, इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी, ये पार्ट लगभग सभी में क्या है सेम है जो हमने कवर किया था। लेकिन जो सेकंड चैप्टर है वो हॉस्टल वार्डन के लिए स्पेशल है, मतलब ये इसमें क्वेश्चन आपसे बिल्कुल पूछे जाएंगे कि बाल मनोविज्ञान की विधियाँ क्या है, ठीक है ना, इससे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे क्योंकि इसके सिलेबस में शामिल है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको एक वर्ड जो पकड़ना है वो है मेथड, ठीक है ना, मेथड, विधियाँ। बाकी विज्ञान की यदि बात करें तो बाकी विज्ञान मतलब यदि हम मैथमेटिक्स की बात करें, साइंस की बात करें, तो यहाँ पे विधियाँ है ना, मेथड, विधि का मतलब होता है ढंग से, है ना। अन्य विज्ञानों में मेथड या विधि का मतलब क्या होता है, ढंग से, कि उसको सब्जेक्ट को, उस साइंस को आपको कैसे पढ़ना है। जैसे बात करें गणित विषय की, तो गणित विषय में यदि आपको गणित विषय पढ़ना है तो आपको एक बात का हमेशा ध्यान होना चाहिए कि आपको फॉर्मूला याद हो, ठीक है ना, क्या याद होना चाहिए, फॉर्मूला याद होना चाहिए। उसी प्रकार साइंस में चीज़ें क्या होती है, क्रमबद्ध चलती है, एक पैटर्न में चलती हैं, ठीक है। वहाँ पे आपको साइंस को अंतिम सत्य मान लेना है, मतलब ये चीज़ ऐसा होता है यानी ऐसा होता है, ठीक है ना। तो जब भी हम दूसरे विज्ञान की, साइकोलॉजी को छोड़ के दूसरे विज्ञान की बात करते हैं तो वहाँ पे मेथड यानी विधियों से मतलब होता है ढंग से, ठीक है। ये बेसिक पॉइंट आपको समझना पड़ेगा। लेकिन यदि हम सेम चीज़ साइकोलॉजी पे बात करते हैं, मनोविज्ञान पे बात करते हैं, तो यहाँ पे विधि से आशय क्या है, तो यहाँ पे विधि से आशय है कि मनोविज्ञान को पढ़ने के लिए जितने प्रदत्त यानी जितने डेटा चाहिए, उन डेटास को कलेक्ट करने के लिए, संग्रह करने का जो तरीका होता है ना, वो डेटा को कलेक्ट करने का जो तरीका होता है उसको यहाँ पे साइकोलॉजी की विधियाँ ये बोला गया है। तो यहाँ पे डिफरेंट क्या है, मेथड्स हैं, जहाँ पे अलग अलग तरीक़ों से हम क्या करते हैं, मनोविज्ञान को समझने का प्रयास करते हैं। बहुत सारे ऐसे विधियाँ या मेथड हैं जो प्राचीन समय से चली आ रही हैं, ठीक है, और कुछ ऐसी विधियां हैं जो मॉडर्न टेक्निक के थ्रू अपनाई जाती है। तो देखिए यहाँ पे लगभग 7 विधियां हैं, 7 मेथड हैं। इसमें से आपसे पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा मनोविज्ञान की विधि है, ठीक है ना। और स्पेशली हमको चाइल्ड मनोविज्ञान को, मतलब चाइल्ड साइकोलॉजी को समझना है, ठीक है। तो यहाँ पे किस प्रकार से हर एक विधि को हम प्रयोग कर सकते हैं बच्चों के व्यवहार को समझने के लिए, तो देखते हैं कौन कौन सी विधियां हैं जो आपको याद रखना है। इसके लिए एक छोटा सा कोड आप बना सकते हैं, ABC, ठीक है, ABCPIQ। तो पहला यदि हम ले ए से, तो उसको, इस मेथड का नाम है आर्म चेयर मेथड, आर्म चेयर मेथड। दूसरा है बायोग्राफिकल मेथड, दूसरा क्या है, बायोग्राफिकल मेथड। तीसरा है कंट्रोल्ड इंस्पेक्शन मेथड। हर एक विधि को डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन इन विधियों को, इन मेथड्स को पढ़ने के पहले इनके नाम आपको अच्छे से याद हो जाने चाहिए, है ना। तो ए से क्या है, आर्म चेयर मेथड, बी से क्या है, बायोग्राफिकल मेथड, सी से क्या है, कंट्रोल इंस्पेक्शन मेथड। ए से एक और याद रख लेंगे, ऑटोबायोग्राफिकल मेथड, ऑटोबायोग्राफिकल मेथड। थर्ड आपको लेना है साइकोमेट्रिक मेथड। आई से आपको लेना है इंडिविजुअल इंस्पेक्शन मेथड।
और प्रश्नावली, क्यू से क्या लेंगे, क्वेश्चनियर मेथड, प्रश्नावली विधि, है ना, क्वेश्चनियर मेथड, प्रश्नावली विधि। क्लियर है? तो ये 7 मेथड्स आपको याद होने चाहिए। कौन से साइकोलॉजिस्ट कौन से मेथड से जुड़े हुए हैं, हर एक मेथड का क्या मीनिंग है, वो सभी हम देखेंगे। यदि हम बात करें आर्म चेयर मेथड की तो प्लेटो, रूसो और भी बहुत सारे दार्शनिकों ने एक विधि दी, ठीक है, अपनी स्मृतियों के अनुसार उन्होंने जो विचार किया कि एक बच्चे का जो व्यवहार होना चाहिए वो किस प्रकार से होना चाहिए, उन्होंने अपनी स्मृतियां लिख दी और उन स्मृतियों के हिसाब से जब बच्चे के व्यवहार का आकलन किया जाता है ना, उससे संबंधित डेटा एकत्रित किए जाते हैं, तो इसको हम बोलते हैं आर्म चेयर मेथड। क्या बोलते हैं? आर्म चेयर मेथड। इसी को हिंदी में बोला जाता है विप्रयोग पद्धति। क्या बोला जाता है? विप्रयोग पद्धति। तो यदि आपसे पूछा जाएगा विप्रयोग पद्धति से क्या आशय है, तो याद रखना कि दार्शनिकों के दिए गए स्मृति और उनके विचारों के आधार पर बालकों के मनोविज्ञान को या बालकों के व्यवहार को, है ना, वातावरण के अनुसार उनके व्यवहार को समझने की जो विधि है वो विप्रयोग विधि या पद्धति कहलाती है। ठीक है, ये बेसिक बात आपको याद रखना है। एक बार रीड कर लेते हैं। विप्रयोग पद्धति बालकों के अध्ययन की सबसे पुरानी विधि है। ये भी पूछा जा सकता है कि बालकों के अध्ययन की सबसे पुरानी, है ना, सबसे प्राचीन पद्धति कौन सी है, तो वो है आपका आर्म चेयर मेथड या विप्रयोग पद्धति, है ना। विप्रयोग मेथड इज द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ स्टडिंग चिल्ड्रन। जो कुछ दार्शनिकों ने अपने यदा कदा के निरीक्षण से बच्चों के संबंध में व्यक्त किया है, उसी का विश्लेषणात्मक अध्ययन यानी एनालिटिकल स्टडी करके बच्चों के व्यवहार के संबंध में जाना जा सकता है। बहुत सारे जो प्राचीन फिलोसोफर हैं, ठीक है, मनोवैज्ञानिक हैं, वो इस पद्धति का प्रयोग करते रहते हैं। कौन से ऐसे दार्शनिक हैं? प्रमुख रूप से तो प्लेटो ने बाल अध्ययन में इस विधि को अपनाया था, जिसका उल्लेख उसके रिपब्लिक जो बुक है, उनका जो बुक है बहुत फेमस बुक है ना, फिलॉसफी की एक बहुत फेमस बुक है रिपब्लिक। ये भी पूछा गया है कि रिपब्लिक जो बुक है वो किसकी है, तो याद रखेंगे प्लेटो की है। लॉक, रूसो जैसे विद्वानों ने इस विधि का आश्रय लिया था। उनका उल्लेख बच्चों के प्रत्यक्ष निरीक्षण यानी उन्होंने जो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन लिखी और अपनी जो स्मृति है उसमें उन्होंने उसको ऐड कर दिया, पर आधारित नहीं है, बल्कि उन्होंने जो कुछ भी उनके बारे में लिखा है वो अपनी स्मृति के आधार पर है। याद रखेंगे यहाँ पे उन्होंने बिल्कुल भी जो भी चीज़ें लिखी है वो याद रखिएगा, वो अपनी स्मृति के आधार पर, अपनी मेमोरी के आधार पर जो उनको लगा वो उन्होंने लिख दिया। तो इस विधि को याद रखेंगे, आर्म चेयर मेथड। इतनी बातें आपको याद रखना है। दूसरा हमने देखा बायोग्राफिकल मेथड, ठीक है ना, चरित्र लेखन पद्धति। इसको क्या बोला जाता है हिंदी में? चरित्र लेखन पद्धति। कुछ विद्वानों ने अपने बच्चों के विभिन्न व्यवहारों का निरीक्षण किया, ठीक है। इस विधि में क्या किया उन्होंने? अपने बच्चों का अध्ययन किया और अपने बच्चों के अध्ययन के आधार पर उन्होंने कुछ बेसिक पॉइंट्स लिख दिए कि बच्चों में ऐसा नहीं है कि एक ही बच्चा, जितने भी बच्चे उनके सामने आए उन्होंने उनको निरीक्षण किया उनका, ठीक है, और निरीक्षण करने के बाद उनके बिहेवियर के आधार पर, उनके व्यवहार के आधार पर एक बायोग्राफी जैसी चीज़ लिख दी कि एक बच्चे में इस प्रकार की चीज़ें होनी चाहिए और इस प्रकार से उसकी मनोदशा होनी चाहिए, ठीक है। इस प्रकार किसी भी बच्चे विशेष का यथासंभव चरित्र वर्णन, बायोग्राफी तैयार हो गया था। जो व्यक्ति इस विधि से बच्चे का चरित्र वर्णन करता था वह बच्चे के प्रत्येक व्यवहार का निरीक्षण उसके स्वाभाविक वातावरण में करता था। यहाँ पे वर्ड यूज़ किया गया है स्वाभाविक वातावरण, क्योंकि यदि बच्चा जान जाएगा कि उसका निरीक्षण किया जा रहा है, या कोई भी नॉर्मल सा व्यक्ति यदि उसको पता चल जाएगा कि उसका इंस्पेक्शन किया जा रहा है, उसका निरीक्षण किया जा रहा है, तो वो अपने व्यवहार में नाटकीय ढंग से क्या ला सकता है? परिवर्तन ला सकता है। वो वैसा अपना स्वाभाविक जो बिहेवियर है ना, वो नहीं करेगा, एक किसी न किसी प्रकार का परिवर्तन वो अपने व्यवहार में दिखाएगा। तो उसके एक स्वाभाविक वातावरण में दूर से इसको निरीक्षण किया गया और उसके लिए एक क्या किया गया, कुछ पॉइंट्स लिख दिए गए। उसके आधार पर साइकोलॉजिस्ट क्या करते हैं? बच्चों की मनोदशा को क्या करते हैं? पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं? विधियाँ पढ़ रहे हैं। विधियाँ क्या हैं? ठीक है, साइकोलॉजिकल मेथड क्या है? तो यहाँ पर आपको डेटास को क्या करना है? कलेक्ट करना है, और उस कलेक्ट करने के लिए, डेटास को जो कलेक्ट करने के लिए आपने जो पद्धति अपनाई है वही आपके क्या कहलाती है? मनोवैज्ञानिक पद्धतियाँ या मनोवैज्ञानिक विधियाँ कहलाती हैं। तो दो तरीके से हमने देख लिया, एक प्राचीन विधि से आर्म चेयर मेथड से, और दूसरा बायोग्राफिकल मेथड से यानी चरित्र लेखन पद्धति से।
तीसरा लेते हैं ऑटोबायोग्राफिकल मेथड या आत्मचरित्र लेखन पद्धति। अब यहाँ पर जिन व्यक्तियों ने इस चीज़ को किया है या इस पद्धति को अपनाया, उन्होंने अपने बचपन की जो स्मृतियाँ हैं उसके आधार पर बच्चे को जज करना, ठीक है ना, बच्चे को किस प्रकार से जज करना, वो उनकी स्मृति में अपना जो बचपना है उसके आधार पर, ठीक है। कुछ लोग बोलते हुए दिख जाते हैं आपको कि मैं तो बचपन में ऐसा था, आपकी उम्र में मैं ये करता था, ठीक है। तो इस विधि में इसी प्रकार से किया जाता है कि अपनी स्मृतियों के आधार पर बच्चे की मनोदशा को समझने का प्रयास किया जाता है। इसीलिए इस विधि को कभी कभी सिंहावलोकन पद्धति भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सिंहावलोकन पद्धति भी बोला जाता है, ठीक है, याद रखेंगे। रेट्रोस्पेक्टिव मेथड, क्योंकि इस विधि से व्यक्ति अपने बचपन के अनुभव को स्मृति के आधार पर क्रमबद्ध करने का क्या करता है? प्रयास करता है, ठीक है। तो तीसरी विधि कौन सी है? आत्मचरित्र लेखन पद्धति, ऑटोबायोग्राफिकल मेथड। इस प्रकार अपनी स्मृति के आधार पर वह अपने बचपन के अनुभवों का एक व्यवस्थित इतिहास तैयार कर देता है और यह विधि कुछ अंश में चरित्र लेखन से भिन्न और कुछ अंश में उसके समान ही लगभग होती है। इस विधि को काम में लाने के लिए अब यहाँ पे आपको नाम याद रखना है, ठीक है ना। अब यहाँ पे आपका काम स्टार्ट हो जाता है। चीज़ें थ्योरेटिकल बेस्ड तो याद होनी चाहिए, कुछ फैक्चुअल हैं वो भी आपको अच्छे से याद होना चाहिए। तो यहाँ पे आप याद रखेंगे लेयर्ड, ठीक है, ये नाम पहला याद रखेंगे लेयर्ड, दूसरा हरलॉक और तीसरा क्लाइन, ठीक है, या क्लेन। हरलॉक, क्लीन और लेयर्ड, तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं KL, है ना, HKL, ठीक है, HKL, हरलॉक, क्लीन और लेयर्ड, इन्होंने इस मेथड को दिया है, या बोल सकते हो कि इन्होंने इस मेथड के लिए एक बहुत अच्छा अध्ययन किया था। कौन सा मेथड? तो ऑटोबायोग्राफिकल मेथड। याद रखेंगे, आपसे पूछ सकता है निम्नलिखित में से कौन से ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जो ऑटोबायोग्राफिकल मेथड से जुड़े हुए हैं। वहाँ पे आपको ऑप्शन देगा, तो वहाँ पे आपको 3 नाम हमेशा याद होने चाहिए। पहला लेयर्ड, दूसरा हरलॉक और तीसरा आपको याद होना चाहिए क्लाइन या क्लीन। क्लियर है? इस विधि से प्राप्त उपकरणों के द्वारा बच्चों के व्यवहार विशेष को जानने में जो सहायता मिलती है वह सहायता अन्य विधियों से संभव नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आप नॉर्मली यदि देखेंगे इस मेथड को क्यों इतना इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है, क्योंकि आप जब भी बच्चों को जज करते हैं तो वहाँ पे आप अपनी स्मृति को बिल्कुल वहाँ पे सोचते जरूर है, आपको वो चीज़ें याद आ जाती है कि आप इस एज में क्या कर रहे थे, ठीक है ना, इस एज में क्या कर रहे थे। तो एक बेहतर विधि है। क्लियर? नेक्स्ट है प्रश्नावली या क्वेश्चनियर मेथड। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन का क्रम तैयार कर लिया जाता है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो तैयार कर लिए जाते हैं, उसके ऑप्शंस भी दिए रहते हैं और वहाँ पे बच्चों को फिल करना रहता है, या बिल्कुल प्रश्न पूछ के बच्चों से उनकी हॉबीज़ के बारे में या किसी भी प्रकार से लॉजिकल किसी भी प्रकार की स्थिति तैयार करके आप उससे प्रश्न पूछते हैं और वहाँ पे जो बच्चों के आंसर आते हैं वहाँ पे आप उन चीज़ों को तय करके क्या करते हैं कि रिजल्ट निकालने का प्रयास करते हैं। तो क्वेश्चनियर मेथड है ना, इसमें क्या बोला गया है कि चरित्र एवं आत्मचरित्र लेखन विधि के दोषों से बचने के लिए। अब देखिए यहाँ पे दोष क्यों आ रहे हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए कि चरित्र लेखन और आत्मचरित्र लेखन ये दोनों में दोष क्या आ रहे हैं। दोनों में ये दोष आता है कि आपने अपने अनुसार क्या करना स्टार्ट कर दिया था, बच्चों को जज करना स्टार्ट कर दिया था अपनी स्मृतियों के आधार पर, बिना ये सोचे कि उस प्रकार का वातावरण के मतलब वातावरण से कंपेयर किए बिना, ठीक है ना। दो बच्चे अलग अलग वातावरण में पलते हैं, ठीक है। आपकी जो या जो भी व्यक्ति अवलोकन कर रहा है, ऑब्जर्वेशन कर रहा है, उसका जो लालन पालन हुआ है वो अलग कंडीशन में हुआ है, अलग इन्वायरमेंट में हुआ है, और जिस बच्चे को आप जज करने वाले हो, है ना, जिस बच्चे की मनोदशा को आप चेक करने वाले हो सकता है उसका जो लालन पालन हो रहा है वो दूसरे वातावरण में हो रहा है, तो वहाँ पर दोष आ जाता है, ठीक है। आप बहुत जल्दी क्या हो जाते हैं, बायस्ड भी हो जाते हैं। क्लियर है? तो वहाँ पे दोष आने का जो चांसेस है चरित्र लेखन पद्धति और आत्मचरित्र लेखन पद्धति, इसमें दोष आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसी दोष से बचने के लिए विद्वानों ने बाल अध्ययन के वास्ते प्रश्नावली पद्धति का व्यवहार किया। यहाँ पे लगभग यहाँ पे अब आपको क्या करना है, नाम याद रखना है। क्लियर है? नाम याद रखना है, और ये जो नाम है वो है जी स्टैनले हॉलने, ठीक है, ये नाम नहीं भूलेंगे, जी स्टैनले हॉलने। इन्होंने क्या किया, लगभग बच्चों से संबंधित 123 प्रश्नों की एक प्रश्नावली तैयार की। इन्होंने क्या किया,
जे स्टैनले हॉल ने क्या किया, एक प्रश्नावली तैयार की। कितने प्रश्नों का, तो लगभग 123 प्रश्नों का उपयोग इन्होंने किया। और ये कौन से स्कूल में किया, तो इन्होंने बोस्टन स्कूल के विद्यार्थियों पर ये प्रयोग करके देखा। उन्होंने प्रश्नावली तैयार की थी, हर एक क्वेश्चन लगभग बच्चों से पूछे जाते थे और वहाँ पे जो ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग जो आंसर्स है वो लेते थे, और इसके आधार पर उन्होंने बच्चों की मनोदशा को या उनके व्यवहार को अध्ययन किया था। क्लियर है? तो नॉर्मल सी बात है, ये आपको आराम से समझ में आ रहा होगा। एक प्रश्नावली के दौरान, ठीक है, बच्चों से क्वेश्चन पूछकर उनकी मनोदशा को चेक करने की जो पद्धति है वो क्वेश्चनियर या प्रश्नावली पद्धति के अंतर्गत आती है। पाठशाला के विद्यार्थियों से तरह तरह के प्रश्नों को पूछने और उनका उत्तर लिखवाने की परिपाटी प्रारंभ की हुई। इस प्रकार उनके सभी उत्तरों की तालिका तैयार करके उन उत्तरों की विश्वसनीयता यानी उनकी रिलायबिलिटी, प्रतिपन्नता यानी एक्यूरेसी को सांख्यिक विधि यानी स्टैटिकल मेथड की कसौटी पर जांच कर किसी भी प्रकार के सामान्य निष्कर्ष को निकाला जा सकता है। अब यहाँ पे पूरा ये जो मेथड है, ये पूरा आप बोल सकते हो कि ये कैसा है, स्टैटिकल मेथड है, ठीक है ना। यहाँ पे आप गणितीय क्रियाएं करके एक एक्चुअल रिजल्ट निकालने का प्रयास करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे दिया गया है कि बच्चों को के जीवन से जो संबंधित जो प्रश्न हैं वो आजकल छपे हुए, ठीक है ना, रूप में मिलते हैं। अलग अलग जो प्रश्न हैं, एक तरीका होता है कि आप बच्चों से डायरेक्ट प्रश्न पूछें जो आपके मन में आ रहा है, जो एक साइकोलॉजिस्ट करता भी है। दूसरा ये तरीका है कि प्रश्नों को प्रिंट करवा के उनको वो दे दिया जाता है और वहाँ पे जो प्रश्न पूछे जाते हैं या तो उनके वो आंसर लिखते हैं या तो वहाँ पे ऑप्शन होता है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग वो क्या करते हैं, टिक करते हैं। और यहाँ पर शिक्षक, संरक्षक और बच्चों के पास इन चीज़ों को भेज दिया जाता है और इस प्रकार इन उत्तरों के आधार पर बच्चों के विषय में जानकारी प्राप्त की जाती है कि बच्चा आज के समय में क्या सोच रहा है। आप भी नॉर्मली ये प्रश्न जनरेट कर सकते हैं, ठीक है ना। आज के टाइम पीरियड पर जैसे आपने नॉर्मल एक क्वेश्चन पूछा कि बच्चों को क्या पसंद है, आपको क्या पसंद है, यदि आपने बच्चों से पूछा और वहाँ पे आपने ऑप्शन दिए ग्राउंड में खेलना, ठीक है, टीवी देखना, मोबाइल चलाना, ठीक है, या आपने अदर जो ऑप्शंस है वो जनरेट कर दिए। यदि आपको लग रहा है कि बच्चा बार बार, ठीक है, वहाँ पे टिक कर रहा है कि वो टीवी देखना पसंद करेगा या मोबाइल चलाना पसंद करेगा, तो वहाँ पे आपको बच्चों की मनोदशा समझ में आ जाएगी। नेक्स्ट है मान समिति पद्धति या साइकोमेट्रिक मेथड। मान समिति या साइकोमेट्रिक या परीक्षण पद्धति, जिसको अपन क्या बोलते हैं, टेस्टिंग मेथड के द्वारा बच्चों की बुद्धि, अभिरुचि, व्यक्तित्व यानी यहाँ पे बच्चों का जो इंटेलेक्चुअल पावर है, ठीक है, उनका जो इंटरेस्ट है वो देखा जाता है, उनके पर्सनालिटी आदि विभिन्न पहलुओं का अध्ययन किया जाता। पहले अल्फ्रेड बीने, ठीक है, यहाँ पे आप नाम याद रखेंगे, अल्फ्रेड बेनेट ने सन 1905 में बच्चों की बुद्धि को जानने के लिए विभिन्न आशु के लिए बुद्धि परीक्षण यानी इंटेलिजेंस टेस्ट का निर्माण उन्होंने कराया था। अब यहाँ पे जो प्रश्न पूछे जाते हैं ये पूरा लॉजिकल प्रश्न होते हैं, ठीक है, यहाँ पे कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। यहाँ पे आप बोल सकते हो कि मैथमेटिकल या लॉजिकल प्रश्न यहाँ पे पूछे जाते हैं, रीजनिंग के, एप्टी के ये प्रश्न पूछे जाते हैं और यहाँ पे जो प्रश्न दिए जाते हैं उसके आधार पर उनकी बुद्धि को चेक किया जाता है, ठीक है। जीके के प्रश्न भी हो सकते हैं, जनरल नॉलेज के भी प्रश्न हो सकते हैं। इस विधि से बच्चों के बारे में जो ज्ञान प्राप्त होता है वह पूर्णतः प्रतिपन्न और विश्वसनीयता होता है, किंतु परिस्थिति को नियंत्रित करने से कुछ कृत्रिमता आ जाती है और बच्चे संवेगात्मक प्रतिक्रियाओं का प्रदर्शन करने लगते हैं। इसलिए कभी कभी परिणाम की एक्यूरेसी, मतलब जो रिजल्ट एक्यूरेसी जो है, आप मतलब जो रिजल्ट आता है उसकी एक्यूरेसी पर थोड़ा सा क्या हो जाता है, डाउट हो जाता है। क्लियर है? बच्चे यहाँ पे आंसर तो करते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक्यूरेसी आप जज नहीं कर पाते बच्चों को, ओके, प्रश्नों के आधार पर, तो ये इसके एक दोष के रूप में आता है। नेक्स्ट है व्यक्तिगत निदान पद्धति यानी इंडिविजुअल डायग्नोसिस मेथड, फ्रायड। अब देखिए नाम भी याद करते चलना है। अब यहाँ पे आपको नाम याद हो जाना चाहिए हर एक मेथड का, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखेंगे, यदि आपसे पूछा गया कि साइकोमेट्रिक मेथड किसने पहली बार दिया था, तो अल्फ्रेड बिनेट, ठीक है, अल्फ्रेड बिनेट का नाम आपको याद रखना है। यहाँ पे सिंपल प्रश्न पूछा जा सकता है कि साइकोमेट्रिक मेथड किसने दिया था, तो याद रखेंगे अल्फ्रेड बिनेट ने दिया था। इसके पहले हमने लियर्ड का नाम याद रखा, क्लेन का नाम याद रखा, ठीक है, हरलॉक का नाम याद रखा था, किसमें, ऑटोबायोग्राफिकल मेथड में। तो जितने भी साइकोलॉजिस्ट है उसके नाम जिसमें दिया गया है याद रखेंगे। जे स्टैनले हॉले, ठीक है, इनका भी नाम याद रखेंगे। कौन से पद्धति के लिए, तो क्वेश्चनियर यानी प्रश्नावली पद्धति के लिए। तो तीन अलग अलग पद्धतियों में, इसके अलावा मैंने आपको और क्या बताया था, प्लेटो,
रूसो, इनके नाम याद रखेंगे किसके लिए, तो आर्म चेयर मेथड के लिए। तो 4 मेथड मैंने बताया और चारों से संबंधित जितने भी आपके, चाहे वो दार्शनिक हो चाहे वो साइकोलॉजिस्ट हो, उनके नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं व्यक्तिगत निदान पद्धति यानी इंडिविजुअल डायग्नोसिस मेथड। तो फ्रायड द्वारा प्रचलित मनोविश्लेषण पद्धति, ये हमने पढ़ा था। साइको एनालिटिकल मेथड, बहुत सारे ऐसे मेथड है जो मैंने आपको बताया था, उसमें साइको एनालिटिकल मेथड के बारे में हमने बात की थी। तो उसी का एक परिवर्तित यानी कैसा मेथड है, उसी का ही चेंज्ड और मॉडिफाइड मेथड है। ठीक है, व्यक्तिगत निदान पद्धति या इंडिविजुअल डायग्नोसिस मेथड जो है वो किसका मॉडिफाइड या चेंज्ड रूप है, तो फ्रायड के द्वारा दिए गए मनोविश्लेषण पद्धति यानी साइको एनालिटिकल मेथड का ही क्या है, मॉडिफाइड रूप है। इसका उपयोग सामान्यतः बालकों के अध्ययन में नहीं होता बल्कि असंतुलित बालकों के अध्ययन में होता है। तो याद रखेंगे ये ऐसा मेथड है जिसमें जो बच्चा असामान्य है उस असामान्य बच्चे को चेक करने के लिए या उसकी मनोदशा को जानने के लिए इस मेथड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो आपसे ये प्रश्न भी पूछ सकता है, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा मनोविज्ञान विधि है जिसका प्रयोग असामान्य बालकों की मनोदशा को चेक करने के लिए या जानने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो वहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा क्या, इंडिविजुअल डायग्नोसिस मेथड। ठीक है ना, इंडिविजुअल डायग्नोसिस मेथड का प्रयोग किया जाता है। इसके द्वारा उनके असंतुलन के कारण का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। In this regard, it is worth remembering that to study the problems of children through this method, it is necessary for the psychologist to collect sufficient information about children from various means। मतलब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि इस मेथड को प्रयोग करने के पहले एक बात स्मरण रखने योग्य है कि जिस बच्चे की मनोदशा का अध्ययन किया जा रहा है उसके बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट डेटा है वो क्या कर लिया जाए, पहले से कलेक्ट कर लिया जाए अलग अलग साधनों के द्वारा। और ये जो साधन है उसमें मुख्य रूप से माता पिता और शिक्षक आते हैं। ठीक है ना, उसमें कौन आता है, माता पिता और शिक्षक। यदि कोई बच्चा मनोदशा है ना उसका आपको लग रहा है कि वो असंतुलित है, तो वहाँ पर आप माता पिता से है ना गार्जियन से क्या करते हैं, उसके बारे में डेटा एकत्रित करते हैं। लास्ट आता है आपका नियंत्रित निरीक्षण पद्धति या कंट्रोल इंस्पेक्शन मेथड। नियंत्रित निरीक्षण पद्धति के द्वारा बच्चों का अध्ययन व्यवस्थित एवं नियंत्रित वातावरण में किया जाता है। यह चरित्र लेखन पद्धति का ही विकसित एवं संशोधित रूप है, जहां उस विधि से किसी बच्चे विशेष का अव्यवस्थित एवं अनियंत्रित परिस्थिति में अध्ययन किया जाता था, वहीं अब इसके द्वारा कई बच्चों का अध्ययन नियंत्रित एवं व्यवस्थित परिस्थिति में किया जाता था। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि बायोग्राफिकल मेथड का ही एडवांस रूप है, कौन सा, इंडिविजुअल इंस्पेक्शन मेथड। वहाँ पर बच्चे के स्वाभाविक वातावरण में उसका अध्ययन किया जाता था, लेकिन यहाँ पर जो अध्ययन किया जा रहा है वो एक व्यवस्थित, ठीक है, एक व्यवस्थित यानी आपका एक फिक्स्ड पैटर्न में जो वातावरण या इन्वायरमेंट उसको प्रोवाइड किया गया है वहीं पर उसका अध्ययन किया जा रहा है। तो आप क्या बोलेंगे कि इंडिविजुअल कंट्रोल्ड डायग्नोसिस जो मेथड है उसमें क्या किया जाता है, इंस्पेक्शन जो मेथड है उसमें क्या किया जाता है कि बच्चों को एक कृत्रिम वातावरण में रखा जाता है और वहाँ पर उसकी मनोदशा का वर्णन किया जाता है। जो काम स्वाभाविक वातावरण में किया जा रहा था, ठीक है, बायोग्राफिकल मेथड में, वही यहाँ पर याद रखेंगे कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट उनको प्रोवाइड करवाया जा रहा है। ये दोनों में अंतर भी आपको पूछा जा सकता है। आत्मगत यानी सब्जेक्टिव अंगों में को यथासंभव स्थान नहीं देने की ही कोशिश रहती है और इस अंग को निराकरण करने के लिए निरीक्षण में प्रश्नावली, चलचित्र आदि साधनों को भी सहायता ली जाती है। तो यहाँ पे बच्चों को बहुत सारे इमेजेस प्रोवाइड करवाए जाते हैं, ठीक है, वहाँ पर उसके रिएक्शंस को देखा जाता है क्योंकि ये आर्टिफिशियल है। उनको जो इन्वायरमेंट प्रोवाइड करवाया जा रहा है कैसा किया जा रहा है ना, आर्टिफिशियल किया जा रहा है। तो वहाँ पे उनको बहुत सारे इमेजेस दिखाना, वीडियोस दिखाना, ठीक है, उसके द्वारा उनका जो अध्ययन है वो किया जाता है। तो यहाँ पर हमने जो आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है कौन सा, साइकोलॉजी मेथड है ना, मनोविज्ञान विधियाँ, वो यहाँ पे क्या किया, कंप्लीट किया। चैप्टर 2 की बात करें तो चैप्टर 2 में दूसरा इंपॉर्टेंट जो टॉपिक वो आपको दिया गया है वो है मनोविज्ञान की उपयोगिता या बाल मनोविज्ञान की उपयोगिता, यूजफुलनेस ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी। सबसे पहले यदि अपन बात करें तो मनोविज्ञान ये जो विषय है ये अपने आप में क्या है, इसको इग्नोर किया गया है, ठीक है, इसको सामान्य रूप से भी समझने का प्रयास नहीं किया जाता।
एक माता पिता भी इस विषय को समझना नहीं चाहते, लेकिन यदि आप समझेंगे कि यदि आपने इस विषय को पढ़ लिया और इसकी इम्पोर्टेंस को समझ लिया, और इन फ्यूचर जब कोई दंपति या कोई कपल क्या करते हैं, माता पिता बनते हैं, तो वहाँ पे उनको ये चीज़ समझ में आ जाता है कि बच्चों का मन क्या होता है, बहुत कोमल होता है, बहुत सॉफ्ट होता है। तो यदि आपने इस विषय को बहुत अच्छे तरीके से समझा, इसके इंपॉर्टेंस पे यदि ध्यान दिया है, तो वहाँ पे आप जब अपने बच्चे को ट्रीट करेंगे तो यहाँ पे आपको इस सब्जेक्ट की जो उपयोगिता है वो क्या हो जाएगी, समझ में आ जाएगी। ठीक है ना। यदि आपने बेहतर तरीके से, किसी व्यक्ति ने इस विषय को समझ लिया है, तो बच्चे के साथ जिस प्रकार से व्यवहार करना है, ठीक है, वो बात यहाँ पे बहुत अच्छे से समझ में आ जाती है। तो ओवरऑल यदि बहुत सारे पॉइंट तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे, लेकिन ओवरऑल यदि हम समझे ये विषय क्या सिखाना चाहता है, तो ये विषय सिखाना चाहता है कि एक बालक के साथ, है ना, जो एक छोटा सा बालक है, उसके साथ आपका व्यवहार किस प्रकार से होना चाहिए। बच्चों का मन आरंभ में इतना कोमल होता है कि उन पर जैसा संस्कार जमता है वह जीवन भर के लिए वैसा रह जाता है। बच्चों का जो बिगड़ना है, ठीक है, वह अधिकांशतः माता पिता का बनना या बिगड़ना, दोनों ही माता पिता के व्यवहार पे क्या करता है, डिपेंड करता है। इसीलिए यदि माता पिता शिक्षित हैं और यदि वो इस विषय से बहुत अच्छे से क्या है, परिचित हैं, तो वह बच्चों के शारीरिक और मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं को जानते हैं और उनकी पूर्ति वो सुनिश्चित रूप से करते हैं। ठीक है। डेवलपमेंट या विकास का मतलब ही मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे डेवलपमेंट से आशय दोनों है, एक फिजिकल और दूसरा मेंटल, यानी शारीरिक और मानसिक विकास दोनों ही बेहतर तरीके से होने पर हम बच्चे के पूर्ण विकास को, मतलब दोनों का बेहतर जो विकास है वही बच्चे के पूर्ण विकास को समझाता है। इसीलिए ये विषय बहुत ज़्यादा आवश्यक हो जाता है या अपनी उपयोगिता को ये सिद्ध करता है। बच्चों का खेलना, स्वाभाविक जीवन व्यतीत करना उनके शारीरिक और भौतिक विकास के लिए नितांत आवश्यक है। बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो बच्चों को खेलने से रोकते हैं, ठीक है, उन पर हमेशा स्ट्रेस देते हैं कि वो क्या करे, पढ़ाई करे, ठीक है। उनका मानना ऐसा है कि वो बच्चा पढ़कर ही अपने मेंटल ग्रोथ को बढ़ा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। बच्चे जितना ज़्यादा खेलते हैं, ठीक है, चीज़ों से, वातावरण से जुड़ते हैं, उतना ज़्यादा ही उनका बौद्धिक विकास संभव होता है। बाल मनोविज्ञान से परिचित माता पिता अपने बच्चों को जिनमें किसी भी तरह की शारीरिक कमी है उन्हें लज्जित नहीं करते और ना ही अपने और उनके भाग्य को कोसते हैं। ठीक है। बहुत सारे आपने पेरेंट्स देखे होंगे, यदि बच्चा मेंटली बहुत ज़्यादा फिट नहीं होता या चीज़ों को नहीं समझता, वहाँ पे टॉर्चर करने लगते हैं। ठीक है। जैसे मूवी आपने देखी होगी तारे ज़मीं पर, वहाँ पे बच्चा बहुत जल्दी चीज़ों को नहीं सीख पाता और पेरेंट्स इवन जानने का प्रयास भी नहीं करते कि बच्चा कौन सी बीमारी से जूझ रहा है। तो ये चीज़ें देखने को मिलती हैं यदि पेरेंट्स या कोई भी व्यक्ति इस विषय को यदि नहीं समझता है तो ये विषय बच्चों को किस प्रकार से डील करना है, बच्चों के साथ किस प्रकार से व्यवहार रखना है, इस चीज़ को समझाता है। जैसे सामान्य बच्चों के साथ जो व्यवहार किया जाता है वही आपको दूसरे बच्चों के साथ व्यवहार करना है, जो असामान्य भी है, और बच्चे में हीनता, ठीक है, इन भावनाओं को नहीं आने देना है। तो ये विषय इन चीज़ों को सिखाता है। तो यहाँ पे हमने जो चैप्टर 2 है, ठीक है, चाइल्ड साइकोलॉजी का, ये कंप्लीट किया। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।